नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। राजस्थान की जब जब जिक्र में राजघरानों की बात होती है तो अक्सर एक बड़ा ही विवादित सत्य निकल कर आता है। विवादित क्यों कह रहा हूं उसकी व्याख्या धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगी। सत्य क्यों कह रहा हूं उसकी व्याख्या भी आएगी। मैं केवल आपके सामने एक तथ्य रखता हूं। पहले तथ्य ये कि क्या राजस्थान के राजघराने कभी अंग्रेजों के गुलाम थे? ये सवाल मैं क्यों रख रहा हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते जो हमने आपके सामने एक अपना एपिसोड रखा था उसमें आपके सामने चर्चा की थी कि मराठों का राजस्थान पर प्रभाव क्या था। क्या राजपुताना कभी मराठों के अधीन था? क्योंकि एनसीईआरटी का एक विवादित मैप सुर्खियों में रहा था। चर्चा निकली तो दूर तक गई। चर्चा ये कि राजस्थान में मराठों का प्रभाव क्या था। ये बात जब हमने डिस्कस की तो बात और आगे गई कि मराठों से अंग्रेजों तक साम्राज्य कैसे गया। मराठों का राज नहीं था तो फिर राजस्थान अंग्रेजों के अधीन कैसे गया। पिछले सत्र में जब हम चर्चा कर रहे थे, आप, राजऋषि जी और मैं, तो चर्चा में कहीं ना कहीं हम इस जगह तक पहुंच गए थे कि राजस्थान पर कभी अंग्रेजों का शासन था ही नहीं। अब जब हम ये बात बोलते हैं तो ये बात तो बहुत सारे आधुनिक भारत का इतिहास लिखने वाले इतिहासकारों को बुरी लग सकती है कि अंग्रेजों ने तो संपूर्ण भारत पर राज किया था। तो अब इसके सामने दो फैक्ट निकल कर आते हैं और आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में राजस्थान अंग्रेजों के अधीन था, नंबर एक। नंबर दूसरा, अधीन नहीं था तो क्या स्वतंत्र था, बड़ा सवाल है। नंबर तीसरा, जब आजादी की घोषणा हुई, माउंटबेटन प्लान की जब घोषणा हुई, तो उस समय पर राजघरानों को यह क्यों कहा गया कि आपकी मर्जी है, जहां चाहो जहां जाकर मिल जाओ। तो हम माउंटबेटन के उस प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम इस बात को और अच्छे से डिकोड करेंगे कि अंग्रेज असल में भारत पर राज किस तरह किया करते थे। ब्रिटिश भारत क्या था और ब्रिटिश भारत के साथ साथ अंग्रेज जो एक राज, ब्रिटिश राज के अधीन शासन कर रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत के अधीन शासन कर रहे थे, वो भारत में जो राज कर रहे राजघराने थे उनके साथ व्यवहार क्या रखते थे। और अंततोगत्वा हम ये समझेंगे कि अगर ये सब बातें सत्य की तरफ नहीं है तो फिर एक व्यक्ति जो राजाओं के पास रहा करता था प्रतिनिधि बनकर अंग्रेजों का, वो क्या था। तो इतिहास के झरोके से आज हम इस बहुत ही संवेदनशील तथ्य को डिकोड करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ हैं इतिहास में रुचि रखने वाले हमारे बहुत करीबी, और आपने बहुत बार अब तो मेरे साथ में इन्हें फ्रेम साझा करते हुए देख ही लिया है, राज ऋषि जी। तो स्वागत है सर आपका। जी और कैसे। इस मुद्दे पर हम बहुत ही स्वतंत्र तरीके से सभी पक्षों को रखते हुए बिल्कुल। चर्चा करेंगे और समझने का, क्योंकि आपके और मेरे दोनों के बीच में जो भी विमर्श होगा उससे हमें निश्चित ही कुछ कंक्लूसिव तरीके की चीजें बाहर निकलने की अपेक्षा है। तो सबसे पहला प्रश्न जिसको हम लोग चर्चा में लेके आते हैं वो ये जी। कि ब्रिटिश राज के अधीन जो शासन व्यवस्था भारत में थी, हम्म, उस समय के हिसाब से राजस्थान के जो राजघराने थे वो ब्रिटिश राज के साथ किस तरह संबंधित थे? एक तो भारत जो 1947 से पहले था, वो भारत दो हिस्सों में था। एक था ब्रिटिश इंडिया और दूसरा था प्रिंसली स्टेट, हम्म। जिसको देसी भाषा में हम देसी रियासत कहते हैं। ब्रिटिश भारत कहाँ से बना? अंग्रेजों ने जिन्हें युद्ध में हराकर अपने राज्य में मिला लिया, चाहे वो टीपू सुल्तान को हराया हो, हम्म। चाहे वो बंगाल के नवाबों को हराया हो, या दिल्ली के बहादुर शाह जफर को हराया हो, वो उनका हिस्सा बन गया, पार्ट बन गया ब्रिटिश भारत का, हम्म। और डायरेक्ट ब्रिटिश भारत के अंडर आ गए वो ब्रिटिश राज के अधीन। अब दूसरी तरफ देसी रियासतें, जिनको हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं, ये सहायक संधि के साथ, हम्म। मैं फिर इस बात को बता दूं, संधि हमेशा ही समाधि शब्द से बना हुआ है। सम माने बराबर, धी माने एक दूसरे से परस्पर जुड़ना को संधि कहते हैं। इस संधि के तहत दोनों की स्टेटस सेम होता है, यानी सार्वभौम राज्यों में संधि होती है। जैसे आज यदि हमें संधि करनी पड़ेगी इजराइल के साथ, तो राजस्थान इजराइल के साथ संधि नहीं कर सकता, इसके लिए भारत सरकार इजराइल के साथ संधि कर सकती है।
इसी तरीके से दो राज्यों में संधि होगी तो अलवर जो है महाराष्ट्र के साथ संधि नहीं कर सकता, राजस्थान महाराष्ट्र के साथ जल्द समझौता करेगा। तो जो दोनों सार्वभौम राज्य हैं, ब्रिटिश भारत और प्रिंसली स्टेट, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच संधि हुई। इस पर अपन जिक्र कर लेंगे कि संधि की जरूरत क्या पड़ी। किंग जॉर्ज भारत आता है। लोगों को बुरा लग सकता है, जिसे हम आज राष्ट्रगान कहते हैं, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके सम्मान में गाया था जब किंग जॉर्ज भारत आए थे। और जितने बड़े भारत के वो राजा थे, जो उनके अंडर था, वो इसमें समाहित है। पंक्तियों को पूरा अपन जनगणमन बोलते नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए अपन देखें तो जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अब कौन कौन सा अंडर है देखो, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंग, ऊछल जलध तरंग। राजपूताना है क्या इसमें? हमारे कई लोग, राजस्थान के लोग कई बार भावुक हो जाते हैं, और जी हमारा तो नाम ही नहीं है राष्ट्रगान में, हमारे साथ दोगला व्यवहार किया। अरे ऐसा नहीं है, उस समय आप उनके अधीन ही नहीं थे, अंडर में ही नहीं थे, तो आपके भाग्य विधाता वो अंग्रेज जॉर्ज कैसे हो जाएगा? वो भाग्य विधाता उनका ही तो होगा जिन पर वो राज्य करता है। तो जो उनके अंडर प्रांत हैं वो पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, मराठा है, द्रविड़ जिसको दक्षिण कहते हैं, बंगाल है, और उत्कल उड़ीसा को कहते हैं, उनके अंडर। राजपूताना इसमें से माइनस है, राजपूताना अंडर नहीं है। राजपूताना में 1818 में एक हिस्से पर डेविड ऑक्टिल जिसको कहते हैं हम, जिसने नसीराबाद बसाया था, उसने अजमेर पर शासन अंग्रेजों के अधीन ले लिया था। अजमेर और मेरवाड़ा, इसके अतिरिक्त पूरा राजपूताना अपने आप में स्वतंत्र था और अंग्रेजों के साथ सायक संधि से बंधा हुआ था। अगर ये स्वतंत्रता थी तो यहां से उठने वाले कुछ बेसिक से प्रश्न। स्वतंत्रता थी तो लोगों को जब जब 1857 की क्रांति याद आती है, राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता क्रांति की बात आती है, तो ये पता चलता है कि 1857 की क्रांति का जो राजस्थान में भाव था वो अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ था। बिल्कुल। ऐसा क्यों? अंग्रेज अधिकारी थे ना अजमेर और मेरवाड़ा, तो वहीं तो ठाकुर गोपाल सिंह खरवा और आवा के ठाकुर कुशलपाल सिंह चांपावत, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, ठाकुर प्रताप सिंह बारठ, कुंवर जोरावर सिंह बारठ, कुंवर प्रताप सिंह बारठ, ठाकुर जोरावर सिंह बारठ, ये लड़े उनके खिलाफ। विजय सिंह जी पथिक आए, ये अजमेर और मेरवाड़ा में उनके पास था। फिर बगल में गुजरात है, मालवा है, वहां पर उनका था। तो राजस्थान के राजपूताना के जो ये स्वतंत्र तक हैं, इसके अलावा एक और बात थी, पूरे भारत से भगाने थे। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, यदि प्री मैच्योर ना होता तो संपूर्ण भारत से भगाने के लिए क्रांतिकारियों में एक गठबंधन बन चुका था, जो जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह से लेकर तात्या टोपे तक चल रहा था, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई जी से लेकर और पूरा ये ठाकुर गोपाल सिंह खरवा चांपावत वगैरह ये सब थे। प्री मैच्योर हो गया, मंगल पांडे जी ने जब उस पे वहां मार दिया उसको, अंग्रेज उसको उस जल्दी कहानी भी कभी डिस्कस करेंगे। हाँ, उस वाली तो इसलिए तो वो तो उस समय तो क्या है, प्रिंसली स्टेट के मन में आई गई कि थोड़ा परमानेंट भगाई दो अपने देश से। कई राजा महाराजाओं ने इनका साथ दिया क्रांतिकारियों का, जैसे महाराणा ने दिया। कई राजा महाराजाओं ने क्या किया कि संधि के साथ बंधे होकर, जैसे महाराज तखत सिंह ने जोधपुर ने अंग्रेजों को। मैं जिस सहायक संधि की आपसे बात कर रहा हूं, बार बार आपने एक शब्द का जिक्र किया, समधि, यानी समान के बीच में होने वाला गठबंधन। लॉर्ड वेलेस्ली जिनके साथ भी सहायक संधि करते थे, उनकी सहायक संधि की एक सबसे बड़ी खासियत थी कि वो पहले सामने वाले को अपने भय से भयातीत करते थे कि या तो आप मान जाओ, अदरवाइज हम अपनी सेना से आप पर चढ़ाई कर देंगे, आप हमारे साथ मिलकर रह लो। कुछ चीजों में, जैसे अपन आज के समय में बात करते हैं संचार, विदेशी संबंध, सुरक्षा, इन चीजों में आप हमारे साथ सहायक संधि कर लो, आप अपना शासन चलाते रहो, हम अपना चलाते रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अगर आप सहायक संधि कर लेते हैं तो इसका फायदा यह होगा कि आपके पास हमारी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी,
आपको दूसरे किसी राजा का भय नहीं रहेगा। आज जो आप आए दिन लड़ झगड़ लेते हैं, पता चल रहा है मेवाड़ मारवाड़ से लड़ लिया, आमेर में मारवाड़ से लड़ लिया, बोले आप लोग अब ऐसे नहीं लड़ेंगे फिर, क्योंकि आप लोगों के पास में हमारी सुरक्षा है। तो आप सब जब हमारे साथ हो तो झगड़ना ही क्यों? तो आपको नहीं लगता कि हमारे राजपुताना के एकीकरण में अंग्रेजों का बड़ा योगदान है? लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल कब था? माउंट उससे 1857 से पहले था, 1833 के अराउंड, अगर मैं सही हूं तो फैक्ट चेक करना पड़ेगा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा राजपूताना में कोई संधि नहीं हुई। ठीक है। राजपूताना की जो सहायक संधियां हैं, ये पहली संधि भरतपुर रियासत ने 1803 में की और आखिरी 1823 में सिरोही ने की। यानी 1803 से शुरू हुई और 23 तक ये संधियां हो गई। ये सहायक संधि थी और 1818 में डेविड 1798 से 1805 में कार्यकाल था इनका। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजपूताना में ताकत के बल पर उस पर कोई संधि नहीं हुई, क्योंकि हम यहां नहीं मान सकते कि भरतपुर को कोई डरा धमकाकर संधि कर ले। भरतपुर के जाटों का शौर्य इतिहास में अपना एक अलग स्थान रखता है और कोई उनको डरा धमकाकर महाराजा रणजीत सिंह से संधि करा ले, इट इज नॉट पॉसिबल। उस समय महाराजा रणजीत सिंह थे 1803 में, यहां के भरतपुर के राजा। आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि संधि की जरूरत क्या पड़ी? नहीं, मेरा प्रश्न तो ये भी रहेगा कि राजस्थान में ये सब राजघराने अंग्रेजों के खिलाफ, जब ये अंग्रेजों के कालखंड में एक दूसरे से लड़ना झगड़ना बंद क्यों कर दिए? नहीं बंद हुए। जयपुर और कौन सा युद्ध ऐसा है, कौन सा ऐसा युद्ध है जो अंग्रेजों अब आप नागौर का और बीकानेर का ही देख लो, मतीरे का युद्ध। नागौर के राजा और बीकानेर के राजा में लड़ाई हो गई। राजऋषि जयसिंह जी का देख लो आप कार्यकाल, ये तो अभी थोड़ी दिन पहले का है, अलवर वालों का। आपस में लड़ना बंद नहीं हुआ, ये फैक्चुअली सही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि सहायक संधियां हुई क्यों थी। 1748 में मराठा साम्राज्य के आखिरी महाराज साहूजी महाराज फर्स्ट जो हैं, जो पावरफुल थे पेशवाओं से पहले, वो पूरे हो गए और उनका नाबालिग बच्चा रह गया जिसको गोद लिया उन्होंने, राजा राम द्वितीय जिनको हम कहते हैं। और पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी के पास में शक्ति आ गई संगोल संधि के तहत। बाजीराव फर्स्ट जो हैं वो साहूजी महाराज के सबसे विश्वस्त पेशवा हैं और बाजीराव फर्स्ट ने ही पेशवा पद को सम्मान दिलाया। इससे पहले पेशवा पद का कोई मान सम्मान नहीं था। बाजीराव फर्स्ट का कार्यकाल 1720 से 1740 है और उन्होंने कोएलिशन बना करके अपनी ताकत बढ़ाकर मुगलों को डराया धमकाया और मुगलों को कमजोर किया, इसमें कोई शक नहीं। और उन्हीं के टाइम पर होलकर और सिंधिया का राइज हुआ है। 1740-1743 में सवाई जयसिंह चले जाते हैं, वहां तक भी कुछ नहीं है। 1750 में ईश्वरी सिंह जी आत्महत्या कर लेते हैं, माधो सिंह जी आ जाते हैं। उसके बाद में जब सिंधे महाजी सिंधे वकील उल मुतक बन गए शाह आलम द्वितीय के और पट्टा ले आए कि साहब टोल वसूली जैसे करते हैं ना, जैसे टोल का ठेका मिल जाता है कि अब वसूली और ये लूट पार का काम मैं करूंगा, आपको तो सिर्फ इतना दूंगा बाकी मेरा। और पेशवा बन गया डिप्टी बादशाह, मतलब बादशाह के डिप्टी, और वो डिप्टी का डिप्टी हो गए। इन्होंने क्या किया, अपनी सेना में पिंडारी भर्ती किए। पिंडारी जो है मूलतः अफगान से ऐसी लड़ाकू जाती है जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ती है। इन्होंने पुर्तगाली भर्ती किए, फ्रांसीसी किए और अंग्रेज भर्ती किए। भारतीय सेनाएं मुगल काल में भी दिन में ही युद्ध लड़ती थी, मुगल काल की भी लड़ाइयां हैं दिन में ही हैं, लेकिन इन सेनाओं का कोई नियम नहीं था रात में दिन में कुएं में जहर मिलाना, आग लगाना, बस्तियों को उजाड़ना, बच्चियों के साथ रेप करना, ये इन सेनाओं का लूटपार का सिस्टम रह गया। हमारे पास जो तोप थी मानसिंह जी के टाइम से जो आई, वो थी किले पर स्टैटिक, युद्ध में ले जाने में उन्हें बड़ी दिक्कत आती थी, हाथियों से ले जानी पड़ती थी। और इनके पास थी मूवेबल, और नई तकनीक आ गई युद्ध से। तो देसी राजा इनको बार बार भगाने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, पता नहीं चल पा रहा था। तो युद्ध को प्रशिक्षित करने के लिए आवश्यक था कि हमारी सेनाएं भी अपडेटेड हों, और इस अपडेट में सबसे ज्यादा उनसे मात दिलाने के लिए, क्योंकि 10 सितंबर 1790 को मेड़ता के युद्ध के बाद अजमेर और मेरवाड़ा ये दोनों होलकर और सिंधिया के पास, पेशवा के पास आ गया और इनका स्थायी अड्डा बन गया अजमेर में।
और लूटपाट करके वो तुरंत अजमेर में आ जाते थे। महाराजा विजय सिंह जोधपुर से उन्होंने अजमेर ले लिया। जो अपन बात उस दिन कर रहे थे कि आखिर मराठाओं का राजस्थान में कहीं कुछ था क्या, नहीं, निश्चित रूप से अजमेर और मेरवाड़ा पर इस पेशवाई सेना और मराठा राज्य का शासन हो गया था। यहां से ये लूटपाट करके यहां आते थे। इनसे बचने के लिए लड़ाई कितनी लड़े, लेकिन अपनी जो सेनाएं थी वो परंपरागत थी, तीर तलवार भाले वाली, और या फिर बड़ी तोप। तो किले के पास तो लड़ाई हो नहीं रही कि बड़ी तोप चले। तो सेना को अपग्रेड करने के लिए, अपडेटेड करने के लिए सहायक संधि की गई कि हमारी सेना को प्रशिक्षण आप दोगे और आपका अंग्रेज अधिकारी हमको मिलेगा और हमारी सेना को प्रशिक्षित कर देगा ताकि हम इनसे करें। और तुम यदि ये गारंटी देते हो कि इन पिंडारियों से और इन लूटपाट से आप बचाएं। पहली संधि इस मामले में भी वेलेजली के टाइम पर, वेलेजली की ताकत पर जो आप कह रहे थे, निजाम ने 1792 में कर ली थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 1796 में अंग्रेजों से आधीनता मान ली। तो जब इतने बड़े बड़े लोग मानने लगे और अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित करने लगे तो यहां यह आवश्यक हो गया, क्योंकि भरतपुर तो दिल्ली के बिल्कुल बगल में था। बहादुर शाह जफर से जब दिल्ली ले ली इन्होंने, तो फिर ये बहादुर शाह जफर से तो चलो 1857 में ली, लेकिन उसको कमजोर कर दिया, वो किसी भी प्रकार का नहीं रहा। अंग्रेजों ने दिल्ली को, अंग्रेज एक अधिकारी था जिसका नाम डेविड ऑक्टोलियन है, वो इतना बड़ा सैनिक अधिकारी था कि यहां सर जो पेशवाई सेना थी उसको उसने दिल्ली से भगा दिया और बुरी तरह से भगाया। बादशाह प्रभावित हो गया और उसने उससे संधि कर ली। अब बादशाह का कोई कब्जा कहीं नहीं है। उसकी संधि के बाद ये यहां से भाग गई पेशवाई सेना। तो उसने कहा यदि तू इतना ही बड़ा है तो ये भी दे दे हमको, मेरवाड़ा भी लेके दे दे इनसे, अजमेर। अजमेर में भी डेविड ने आकर के इसको भगा दिया। अब जब ये सब हो गया कि ये तय हो गया कि ये भगा सकते हैं, तो इनसे ये संधि की कि हमको वो टेक्नोलॉजी दो, हमारे सेना को वो प्रशिक्षित करो और इसके लिए जो रेवेन्यू हम देंगे वो आपको देंगे। ये इसे दोस्ती संधि भी कहते हैं। और इस संधि के तहत एक अंग्रेज प्रतिनिधि महाराजा के पास रहा करता था, जिससे कि भाषा का प्रॉब्लम जो होता वो उसे समझा देते थे और वो आगे उसको फॉरवर्ड करता था। 1885 से या 69 से पहले राजा लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे। मेयो कॉलेज जब खुली है और प्रिंस कॉलेज रामपुर वाली जो खुली है, उसके बाद अंग्रेजी सीखे हैं राजा महाराजा। इसके बीच में द्विभाषीय की जरूरत पड़ती थी और जो उनका एजीजी होता था, गवर्नर जनरल का एजेंट, उसको वहां रखा जाता था, जहां अपने और जागीरदार बैठते थे उनके पास ही वो बैठता था, मंत्री की तरह, दीवान की तरह, राजदूत की तरह। दो राज्यों में, दो देशों में जब संधि होती है तो एक दूसरे का राज्य में राजदूत बैठता है। ऐसे ही अपना एक अधिकारी भी उनके पास बैठता था, अंग्रेजों के पास में, ताकि कम्युनिकेट कर सकें इस चीज को। ये व्यवस्था थी। अब यदि ये देश वाकई स्वतंत्र नहीं थे तो 15 अगस्त 1947 को जयपुर में भी तिरंगा फहराया जाना चाहिए था। केवल अजमेर और मेरवाड़ा में ही क्यों पहनाया गया? जयपुर में भी सत्ता आनी चाहिए थी। 1 नवंबर 1956 तक जयपुर के सवाई मानसिंह जी राज प्रमुख हैं। जैसे ब्रिटिश में राजा है, ऐसे ही राजपूताने का राजस्थान बन गया, उसके बावजूद भी उसका राजा कौन है? सवाई मानसिंह द्वितीय। 1 नवंबर 1956 तक गवर्नर नहीं बैठा, यहां राष्ट्रपति का वो नहीं बैठा, राज प्रमुख बैठा। 3-4 सीएम ने शपथ ग्रहण करी, पालीवाल जी ने शपथ ग्रहण करी, जयनारायण व्यास ने करी, हीरालाल शास्त्री जी ने की। किसने शपथ ग्रहण कराई उनको? सवाई मानसिंह द्वितीय ने। तो यदि ये उसके अधीन थे तो सवाई मान गार्ड नाम की सेना ही नहीं होनी चाहिए थी इनके पास में, जो हमने भारत सरकार में मर्जर की। और फिर निजाम को पकड़ने के लिए जो सवाई मानसिंह द्वितीय गए हैं, वो सेना कहां से आती? वो तो अंग्रेजों ने तो अपनी पूरी सेना भारतीय उसको सौंप दी थी। जब अंग्रेज यहां से गए हैं तो जो प्रस्ताव है वो ये है, जो स्वतंत्रता अधिनियम जिसे हम कहते हैं, कि 2 डोमिनियन होंगे, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया और एक डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। और ब्रिटिश भारत का 2 हिस्से हो गए। अब रह गई प्रिंसली स्टेट, उनसे संधि खत्म हो गई। जैसे अभी आपका चैनल अंकित इंस्पायर्स नाम से है, आपकी किसी कैमरे वाले से संधि होगी और मान लीजिए कैमरे वाला चला जाता है तो दूसरे कैमरे वाले से फिर संधि करनी पड़ेगी आपको। तो ये संधि ऑटोमेटिक भंग हो गई प्रिंसली स्टेट की। अब यदि उन्हें डोमिनियन में, भारत में या पाकिस्तान में मिलना है या अलग रहना है, इसके लिए या तो वो संधि करें मिलने के लिए या स्वतंत्र रहें। तो चूंकि ज्यादातर देशी रियासतों पर हिंदुओं का, राजपूत राजाओं का कब्जा था, इसलिए सरदार पटेल को यह प्लस पॉइंट था कि मैं इनके किसी बड़ा राजा को अपने साथ ले लूं
भाई राजाओं में ये था जो बड़े होते हैं उनको वो आदर्श मानते ही थे। तो ये अच्छा रोल अदा किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी पर्सनल मित्रता उनकी सवाई मानसिंह द्वितीय यानी जयपुर से हो गई। सवाई मानसिंह जी एक इतना अच्छा फिगर है बीच में कि राजमाता गायत्री देवी का नाम आपने सुना होगा। वो कूच बिहार की प्रिंसेस है, तो कूच बिहार मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर। और उनकी ननिहाल सयाजी राव गायकवाड़ उनके मामा जी हैं, तो पूरा बड़ौदा स्टेट कवर हो गई। और उनके सवाई मानसिंह जी के एक साडू त्रिपुरा के राजा हैं, तो वो भी कब्जा हो गया। दूसरे साडू उनके देवास के महाराजा हैं, वो भी कवर हो गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बेस्ट ऑप्शन समझा कि सवाई मानसिंह द्वितीय से ही अपन संपर्क करें। उनसे संपर्क किया, उनकी सवाई मान गार्ड को इंडियन आर्मी में सम्मिलित किया, जो आज राजपुताना राइफल्स कहलाती है, और रियासत विभाग बना दिया। और उसके मंत्री कौन हो गए? खुद पटेल साहब। और उसके सचिव हो गए वीपी मेनन। रियासत विभाग के बना के 4 रियासतें बड़ी थी राजस्थान में। सवाई मानसिंह जी से उन्होंने कहा कि देखो ये छोटे छोटे राज्य हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए अब एक छोटा सा राज्य है कहीं, अब लावा तो कितना छोटा ठिकाना था, लेकिन वो भी स्वतंत्र था। इसके ऊपर यदि कोई राज्य कब्जा करता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो गया है अब आज से, तो वो कब्जा करता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कैसे स्वतंत्र रहेंगे? भारत का नक्शा नहीं बन पा रहा है, तो आप इनको प्रस्ताव दीजिए। उस समय तक ये पता नहीं था कि भारत का स्थिति इंग्लैंड जैसा प्रजातंत्र होगी या उससे डिफरेंट होगी। यही माना जा रहा था कि इंग्लैंड जैसा प्रजातंत्र भारत में होगा, यानी लॉर्ड सभा होगी राजाओं की, और ब्रिटिश जैसे एम्पायर है ऐसे एक राष्ट्रपति बैठेगा, गवर्नर जनरल या राष्ट्रपति कहेंगे। शुरू में गवर्नर जनरल ही बैठा, सी राजगोपालाचारी जी। ऐसी स्थिति में इन्होंने प्रस्ताव भेजा कि जो रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख है और जिनका रेवेन्यू 1 करोड़ है और इनके पास इतनी सेना है, ये चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं, चाहे पाकिस्तान में मिल सकती हैं, चाहे भारत में मिल सकती हैं। लेकिन चूंकि भारत के विभाग से जा रहा है तो उन्होंने कहा चाहे तो आप स्वतंत्र रह लीजिए, चाहे भारत में मिल जाइए, पर पाकिस्तान में मत जाइए। भाई यदि भारत में ना मिलो तो कम से कम पाकिस्तान में तो मत जाओ। इस क्राइटेरिया पे राजस्थान में 4 स्टेट थी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। इन चारों के साथ बाकी जो रियासत बच गई, जैसे अलवर है, भरतपुर है, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, उनके लिए क्या? उनके लिए प्रस्ताव यह था कि या तो आप इन बड़ी रियासतों में मिल जाइए, या आप आपस में मिल जाइए, जो अपनी संख्या 10 लाख से ऊपर कीजिए, रेवेन्यू बढ़ाइए। तो जब उनकी ये बात आई तो एक व्हाइट पेपर रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें गवर्नर जनरल ने बुलाया माउंटबेटन ने, जो आज का राष्ट्रपति भवन है वहां, और इनसे साइन करा लिए। इन्हें ये नहीं पता था किस बात के साइन हुए हैं, और बाद में आकर इंस्ट्रूमेंटेशन तैयार कर लिया। नो डाउट इसमें सवाई मानसिंह जी का पूरा पूरा हाथ पटेल साहब के साथ था, क्योंकि सवाई मानसिंह जी एक देश का अलग फ्यूचर देख रहे थे। वो विदेशों में पढ़े लिखे देखे, तो उन्होंने देखा कि हमारा देश विश्व की महाशक्ति भी बन सकता है, क्योंकि हमारे यहां सब कुछ है। तो उनका ये था उन्हें, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता था कि 1 नवंबर 1956 को तुझे भी हटा दिया जाएगा। उन्होंने सोचा तू राज प्रमुख रहेगा, तेरे बाद भवानी सिंह तेरा बेटा रहेगा, ऐसे चलता रहेगा जैसे इंग्लैंड में चलता है। लेकिन ये सारा चीज 3 साल में कर दिया। राजस्थान का कोई भी हिस्सा अजमेर और मेरवाड़ा को छोड़कर 15 अगस्त 1947 को स्थिति में नहीं बदला, पहले से था जैसा ही था। फिर यहां 48 में मार्च 48 में 17-18 मार्च 1948 को पहली बार कुछ हिस्सा मिला है भारत में, जिसको हम मत्स्य संघ कहते हैं। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये मिला है। इसके बाद धीरे धीरे जयपुर, सबसे बड़ा रोल अदा किया इसमें महाराणा भूपाल सिंह जी ने। उन्होंने ज्यादा बार्गेनिंग नहीं, उन्होंने कहा भारत मतलब हमारे दिल की बात, हम तो कब से स्वतंत्रता की चिल्लाते हैं, अरे भाई हम मिलेंगे। अब महाराणा भूपाल सिंह यदि मिल जाता है तो बाकी के साथ क्या? तो उन्होंने धड़ाधड़ किया, लेकिन वो बार्गेनिंग उन्होंने भी की। उन्होंने कहा, राज प्रमुख कोटा ने कहा मुझे, पहले तो राज प्रमुख ये बन गए अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाले। फिर जब कोटा बूंदी मिला तो कोटा वाले महारावल साहब बन गए। फिर जब उदयपुर वाले बने तो वो महाराज प्रमुख बन गए। फिर जोधपुर वाले बार्गेनिंग कर रहे थे कि हमको पोर्ट कौन सा दोगे, कंधार से हमारे व्यापारी, मारवाड़ी व्यापारी हैं। उन्हें ये ध्यान ही नहीं था कि आज के बाद तेरे को कोई लेना देना नहीं इन मारवाड़ी और इनसे तू तो साधारण हो जाएगा। लेकिन उन्होंने सोचा मैं ही संभालूंगा ना मेरी जनता को। और उन्होंने सवाई मान सिंह जी चूंकि उनके विश्वास थे सरदार पटेल के, तो वो तो सवाई मान सिंह जी को राज प्रमुख बना दिया। 3-4 ने बदमाशी करी, जूनागढ़ के नवाब ने, हैदराबाद के निजाम ने। तो सवाई मान सिंह जी वहां गए और उसको कान पकड़ के लाकर भारत में मिला दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि राजस्थान अंग्रेजों के अधीन होता
तो यहां अंग्रेजों के ही विधान चलते। अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को हम भी आजाद होते। हमें तो आजादी का कभी पता नहीं चला कब आजादी हुई है। और जयपुर वालों को तो 1 नवंबर 1956 को पता चला कि सवाई मान सिंह तुम्हारा राजा नहीं रहा। जब गवर्नर बैठा, 1 नवंबर 1956 वो डेट है जब अजमेर और मेरवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश खत्म करके राजस्थान में मिलाया गया और पूर्ण राजस्थान ये हमारा 1 नवंबर 1956 को बना। तो यहां पर जो हम अंग्रेजों के पास गए हैं ना, वो अजमेर और मेरवाड़ा की वजह से गए हैं। और ये होलकर और सिंधिया और पेशवा के कारण उनके पास था, उनसे डेविड ने छीन लिया। ठीक है, हालांकि आंसर बहुत लंबा हो गया और इस आंसर को मतलब हमारी ऑडियंस टुकड़ों में समझ पाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश का वर्तमान में कंटेक्स्ट देता हूँ। हमारे देश के अंदर 8 यूनियन टेरिटरी वर्तमान में कार्यरत हैं और उनको बनाने का जो असल मकसद है वो है कि उन राज्यों में जहां जहां केंद्र को लगता है कि हम कंट्रोल करने की स्थिति में अगर ना भी हो तो हम कैसे वहां पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश क्यों है, मतलब हमारी ऑडियंस इस बात को जाने तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। केंद्र को ऐसी क्या आवश्यकता है, जब हमारे देश में 28 राज्य ऑलरेडी चल रहे हैं तो यूटी बनाने की क्या जरूरत है। केंद्र को क्या जरूरत है कि उसे दिल्ली पर खुद का कंट्रोल चाहिए, चंडीगढ़ पर खुद का कंट्रोल चाहिए, दमन पे चाहिए, या फिर अंडमान निकोबार पे चाहिए, या फिर पौंडीचेरी पर चाहिए, क्यों। तो आप जब इन नक्शों को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इन्हें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बनाया गया है। आप उदाहरण के लिए पौंडीचेरी चले जाइए तो आप पाएंगे कि वो कई राज्यों में विस्तृत है। वो केरल में भी है, तो वो आंध्रा में भी है, तो वो तमिलनाडु में भी है। मतलब कि 3 जगह ऐसे छोटे छोटे बेस कैंप से हैं जो कि सीधा दिल्ली के अंडर में आते हैं, केंद्र के अधीन आते हैं, जहां केंद्र के प्रशासक बैठते हैं। केंद्र वहां पर जब चाहे, अच्छा केंद्र का अधीन होने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको भी मैं व्याख्या कर दूं। केंद्र के अधीन में जो सबसे बड़ी ताकत है वो है भारतीय सेना। भारतीय सेना के पास में वो एग्जीक्यूटिव पावर है केंद्र सरकार में, क्योंकि राष्ट्रपति के अधीन सुप्रीम कमांडर हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति सेना को जब भी चाहे, तीनों सेना के प्रमुख होने के नाते आदेश दे सकते हैं। अगर कोई भी राज्य, जैसे हम 28 राज्यों का अगर हम इस देश हैं, तो हम यदि ये माने कि कल को तमिलनाडु कह दे कि साहब मैं तो अरब सागर के बहुत नजदीक हूं, मैं तो वहीं से निकल लेता हूं, मैं तो अपना देश अलग से बनाऊंगा, या पश्चिम बंगाल कह दे कि हम तो खाड़ी में डले हैं, हम अपना अपना राज्य अलग से बनाएंगे, हम अपना देश अलग से बनाएंगे, तो ऐसे में इन सभी जगह पर कभी भविष्य में ऐसी कूकी स्थिति पैदा ना हो जाए कि ये लोग अपनी स्वतंत्रता डिमांड करने लगे। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को इस प्रकार से बनाया गया कि सुरक्षा में सबसे बड़ा से केंद्र ने अपने पास रखा, जिसे वो सेना के माध्यम से, अर्धसैनिक बलों के माध्यम से और सिक्योरिटी सर्विसेज के माध्यम से आज भी बरकरार रखती है। यही कारण है कि सीबीआई हो, ईडी हो, ये तमाम जांच एजेंसी केंद्र अपने पास रखती है। ठीक इसी प्रकार से केंद्र के अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो, इन्हें केंद्र अपने पास रखती है, गृह मंत्रालय के अधीन रखती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तीनों प्रकार की सेनाएं रखती है। कुल मिलाकर केंद्र शासित का जो नियम है वो पूरे देश पर नियंत्रण को बहुत ही चाक चौबंद तरीके से रखना होता है। अब मैंने इतना बड़ा कंटेक्स्ट क्यों दिया, इसके पीछे हम वापस पहुंचते हैं। अजमेर मेरवाड़ा की जो आपने बात की, जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, सर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले लोगों को यही सिखाया जाता है जो मैंने अभी बोला, और यह बताया जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा राजपुताने के बीच में वो यूनियन टेरिटरी थी जिस यूनियन टेरिटरी से पूरे राजपुताना पे कंट्रोल किया जा सकता था। आपके हिसाब से जो आज, क्योंकि इतिहास की एक सबसे बड़ी विचित्र स्थिति यह है कि इतिहासकार अपने तरीके से व्याख्या करते हैं घटनाओं की। आपका एक पक्ष है, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड ने, जिसने राजस्थान का इतिहास पूरा लिखा, जिसको आजकल अधिकृत इतिहास मानते हैं क्योंकि राजपुताना हो, राजस्थान हो, उसमें कहीं ना कहीं टॉड का बहुत बड़ा इतिहास लेखन महत्वपूर्ण है। लिखना उसी ने सिखाया, जबकि हमारे राज्य, हमारे देश में सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन लिखना उसी ने सिखाया। ऐसे में जब हम ये बोलते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा केंद्र के अधीन था, और वो केंद्र बिल्कुल केंद्र में ही था, मतलब अगर आप अजमेर की आज भी लोकेशन उठा के देखते हैं, दिल्ली से एक नियत दूरी है, तो उदयपुर से भी एक नियत दूरी है, उधर जोधपुर से भी एक नियत दूरी है, बिल्कुल मध्य में ही है वो। और उसको मध्य में बनाने का उस समय से काल चला आ रहा है, इस समय से जब मुगल्स भी हुआ करते थे, कि अजमेर तब भी मुगलों के काल में भी वही केंद्र बिंदु था, अंग्रेजों ने भी उसे केंद्र बिंदु रखा। मेरा सवाल यह है कि जब केंद्र शासित था, इसका मतलब सब पर नियंत्रण था।
और सब पर नियंत्रण को अंग्रेज खुद कहते थे कि हमने दो तरीके से व्याख्यायित किया हुआ है। इसके पीछे का मैं आपको तार्किक सा देता हूं। 1857 की जब क्रांति हुई, उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को अंग्रेजों से लेके, या फिर कहिए कंपनी से लेकर के, ब्रिटिश महारानी ने खुद के अधीन ले लिया था। और ब्रिटिश महारानी क्योंकि ये जानती थी कि भाई भारत के अंदर भी प्रिंसली स्टेट्स हैं और हम भी एक मतलब राजशाही हैं, तो राजशाही के बीच में संधि होती है, जो आपने कई बार पहले भी जिक्र की है। लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं था कि वो संपूर्ण भारत में जहां पर उनका डायरेक्ट नियंत्रण था वर्सेस जहां प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें ये विभेद करते हो कि तुम तो प्रिंसली स्टेट्स हो, तुम्हारी तो बहुत तगड़ी तवज्जो है, और ये जो बाकी राज्य हैं जहां पर हम जमींदारी प्रथा से, रैयतवाड़ी प्रथा से खेती करवा के पैसा लेते हैं या अपने डायरेक्ट टोल टैक्स कलेक्शन करते हैं, ये दोयम दर्जे के हैं। माना कि भारत के अंदर व्यवस्थाएं अलग अलग थी, लेकिन इसका सार ये निकालना कि अंग्रेजों के अधीन राजस्थान नहीं था, ये आधुनिक भारत के इतिहास पढ़े विद्यार्थियों को हजम नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे तार्किकता से, मेरे साथ जो मतभिन्नता है उसे तार्किकता से प्रूव करें, पॉइंट दर पॉइंट। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया जिसे मैं निश्चित ही, मतलब जिसे तार्किकता में सबसे श्रेष्ठ तर्क मानूंगा, कि अगर वाकई में हम अधीन थे राजस्थान वाले, तो 15 अगस्त 1947 को तिरंगा राजस्थान में क्यों नहीं लहराया गया? नंबर एक, बहुत ही अच्छा सवाल है। नंबर दूसरा सवाल जो आपने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा राजपुताना क्यों नहीं? राजपुताना, उस जनगणमन हमारा जो राष्ट्रगान है उसमें राजपुताना क्यों नहीं है? हालांकि इस पे मैं एक छोटा सा तर्क देना चाहूंगा, क्योंकि जिस चीज को एनसीईआरटी अभी व्याख्या कर रही है कि राजपुताना पर मराठों का कब्जा था, क्योंकि पुस्तकों में जो पढ़ाया जा रहा है, ऑडियंस उन्हीं पुस्तकों को पढ़ करके ही बात करेगी। आज एनसीईआरटी में जिस मैप को लेकर के विवाद हुआ है, फिर देखिए, राजपुताना पे नहीं बता रहे, वो अटक से कटक बता रहे हैं। अटक से कटक। फिर तो उन्हें एक ही बोलना चाहिए था कि भारत के भाग्य विधाता मराठा। मैं बात मान गया, लेकिन वो तो नॉन फेक है वो। नहीं, वो ठीक है, मतलब उस फेक उसमें केवल राजपुताना पे रह गया था कि मराठाओं का? देखिए, बात समझिए, इतिहास में सरकारी पुस्तकों में सरकार के द्वारा चीजें डलाई ही इसलिए जाती हैं कि एक चीज जिसे हम सब मानेंगे वो ये होगी, बाकी सब विचार है। नहीं, ऐसा या तो आप लोग, नहीं सर, मैं आपको बताता हूं कि आपका जो तर्क है, इसे लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में बहस करने जाऊं और एनसीईआरटी में लिखी चीज को लेकर के मैं जाऊं एग्जाम देते समय, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो सर्वथा मान्य है। आप लोग अपना प्रयास करके एनसीईआरटी में परिवर्तन करवा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा है और उसके बाद आप जो तर्क दे रहे हैं, मुझे कन्विंस होने के बावजूद भी परीक्षा पास करने के लिए वो तर्क ही मानना पड़ेगा जो सरकार ने अधिकृत कर दिया। देखो, परीक्षा पास करने के लिए तो आपको सारी सवर्ण जातियां विदेशी लिखनी पड़ती हैं, इसका मतलब वो विदेशी थोड़ी है। अब वही आर्य विदेशी लिखने पड़ते हैं, इसका मतलब विदेशी थोड़ी है वो। दूसरी बात, आपने सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट आपसे ये नहीं कहेगा कि एनसीईआरटी में आज क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा एनसीईआरटी में क्या है। और जब आप पुराना नक्शा लेके जाओगे तो एक नया नक्शा लेके जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा ये नया नक्शा कब बना था, पहले वाला कब बना, तो पहले वाला मान्य होगा। तो जो इन्होंने अभी नया नक्शा दिया ये सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, आप ये बताइए, ये हिस्ट्री की बुक है, ये लिखी गई 1570 में और ये लिखी गई 1980 में, और अपन इनमें से लेके जाए, दोनों कंट्राडिक्टरी हैं, तो हिस्ट्री के हिसाब से 1570 की मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज क्या चेंज करवा लिया वो ले आओ। आज मान लीजिए सरकार ने ये चेंज कर लिया, कल वामपंथी आ जाते हैं, कल कुछ और चेंज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो एक एक चीज को करे एनसीईआरटी प्रूफ के तौर पर नहीं मानी जाती है, बल्कि अब जो केस हो रहा है एनसीईआरटी रिव्यू करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। तो एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि एनसीईआरटी कोई इतिहास नहीं, अपन नहीं उस पे ही जाते हैं जो आपने कहा था कि शायद इसलिए नहीं किया होगा। मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं। हाँ। लेकिन फिलहाल चूंकि ये बिंदु अधूरा रह जाएगा, इसलिए मुझे लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी इतिहास की पुस्तक नहीं है। एनसीईआरटी में तथ्यों को संकलित करके विभिन्न परीक्षाओं के हिसाब से बना दिया गया है कि ये परीक्षा पढ़नी है, आपको इतनी क्लासेस पढ़नी है, ये इतिहास आप जान लो। उसमें निश्चित ही संदर्भ लिए जाते हैं, उसमें निश्चित ही इतिहास की किताबों का ही रेफरेंस लिया जाता है, तब जाके एनसीईआरटी को लिखा जाता है। तो निश्चित ही जब एनसीईआरटी का लेखन किया होगा, जो फ्रंट पेज के ऊपर इतने सारे लेखकों के नाम लिखे होते हैं, उन्होंने भी इतिहास की कुछ ऐसी ही पुरानी पुस्तकों में से किसी ना किसी को तो अपना रेफरेंस माना होगा। अगेन ये डिबेट का विषय है जो कि फिलहाल हम दोनों के बीच में नहीं है। हम बात इस बात पर कर रहे हैं कि राजपुताना क्या अंग्रेजों के अधीन था। तो हमारे पास में दो ऐसे तर्क आए जो कि हमें क्वाइट कन्विंसिंग लगते हैं। पहला
कि जनगण मन अधिनायक में राजपुताने का नाम क्यों नहीं है, जिस पर मैंने कहा कि मराठा जो शब्द है, एक संभावना आपने एक संभावना मैंने व्यक्त की। दूसरा जो पॉइंट है वो ये, 15 अगस्त 1947 को हमारे राजस्थान में झंडारोहण क्यों नहीं हुआ, हमने आज़ादी क्यों नहीं मनाई। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं आपके, जिनकी वजह से हम बात करके आगे बढ़ सकते हैं कि सच है कि कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट्स की आज़ादी का तरीका अलग रहा होगा। अब जो राजस्थान का इतिहास हम जानते हैं, अब मैं उस पर आता हूँ। राजस्थान में ये बात बहुत अच्छे से विदित थी कि जो भारत ब्रिटिश भारत कहलाता है, ब्रिटिश भारत से मतलब आम बोलचाल की भाषा में आज अगर हम बात उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा इनकी करते हैं, बंगाल की, जहां पर बंबई, हाँ, जहां पर ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था, जहां पर ब्रिटिशर्स ही लगान वसूलते थे, कोई भी मिडिल मैन नहीं था। मिडिल मैन थे तो जमींदार थे, रैयतवाड़ी थे, और उनका उद्देश्य ये था कि भाई हमारे पास लोग कम हैं, अंग्रेजों के ही थे, तो हाँ आप गन सैल्यूट नहीं था उनको, हाँ गन सैल्यूट नहीं था, आप हमारे आदमी हो, जाओ और वसूली करके हमें लेकर के आओ। यानी कि वो भारतीय स्किन में अंग्रेज ही थे, अंग्रेजों की सेवा में लगे हुए लोग थे। अच्छा, अब सवाल यह आता है कि भारत के अंदर एक तो था वो भाग जो कि ब्रिटिश भारत था, जो डायरेक्ट टोल वसूलता था, एक वो भाग था जो कि ब्रिटिश के अलावा प्रिंसली स्टेट कहलाता था। प्रिंसली स्टेट की जब जब जिक्र होती है तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा तर्क निकलता है 1857 से पहले का ही। जिस वेलेस्ली का हमने जिक्र किया, जिसकी सहायक संधि का हमने जिक्र किया, उनके बाद में जो गवर्नर जनरल्स आए, मतलब ये हम जानते हैं कि 1857 से पहले गवर्नर जनरल पद हुआ करता था, उसके बाद वो वायसराय बन गया था, क्योंकि उसे डायरेक्ट उठा करके मैडम के अधीन कर दिया था, किंग के अधीन, मतलब ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया था। ऐसे में नहीं, उससे पहले वाइसराय होता था जो फिर गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल तो लास्ट तक रहा है ना? नहीं, गवर्नर जनरल हमने नाम लिया है, गवर्नर जनरल पहले हुआ करते थे, फिर दोनों एक कर दिया, वाइसराय भी हो गया गवर्नर जनरल। वायसराय शब्द ही फिर चर्चा में रहा। फिर हम लोगों ने देश की आजादी के बाद ये माना कि हम गवर्नर जनरल फिर से लेके आएंगे, क्योंकि उस समय हम ताज के अधीन नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल ही थे, वाइसराय नहीं थे। गवर्नर जनरल बनने के लिए एक क्वालिटी और चाहिए होती, ही मस्ट बी फ्रॉम रॉयल फैमिली ऑफ द ब्रिटिश रॉयल, हाँ, मतलब लॉर्ड्स होने चाहिए, लॉर्ड्स होने चाहिए। अभी आएंगे। जबकि वाइसराय में भी विदाउट लॉर्ड, वो कर्नल हो सकता है, ब्रिगेडियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हाँ, तो अभी हम आते हैं उस चीज पे कि गवर्नर जनरल से वायसराय का जो ट्रांजिशन है, इसको हम फैक्चुअली आपके साथ में साझा कर देंगे। 1857 का जो कालखंड था, इससे पहले के हालात ऐसे थे कि उन प्रिंसली स्टेट्स को, जिन्हें अंग्रेज चाहते थे कि वो भी ब्रिटिश भारत की तरह ही उनके अधीन चले जाएं, 1857 तक रिवॉल्ट जो हुए, और मेजरली ब्रिटिशर्स ने ये फील किया कि हम प्रिंसली स्टेट्स को अगर इस तरह ट्रीट करते चले गए, क्योंकि इन्होंने जिनके पुत्र नहीं हैं उनको सीधा अपने अधीन, कई नीति बनाई थी, जैसे ऐसी नीतियां थी, झांसी की रानी से छीन रहे थे जी, जिनके खुद का बच्चा नहीं, गोदनामे को नहीं मानना, कि भाई आपकी खुद की संतान नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, है ना। तो एक तरीके से हड़प नीति, हड़प नीति कहते हैं, एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने प्रयास तो किया था कि हम प्रिंसली स्टेट्स को भी ब्रिटिश भारत ही बना देंगे, लेकिन उन्होंने यही सोचा था, डलहौजी जो आया था, लेकिन उन्हें यह समझ में आया कि ऐसा करके हम अपने यहां पर और दुश्मन बढ़ा लेंगे, पैरों में कुल्हाड़ी मार लेंगे, हाँ, अपने दुश्मन और बढ़ा लेंगे। और उन्हें कहीं ना कहीं एक डर तो बैठ ही गया था 1857 में कि अगर हम लोग इस तरह से करते चले गए तो हम टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम नंबर में बहुत कम है, तो हमें कुछ रेस्पेक्ट देनी होगी राजाओं को, उनके साथ मिलकर शासन व्यवस्था चलानी होगी। यह बात मैं क्यों कह पाता हूं, क्योंकि 1857 के बाद के भारत में किसी भी तरह से हड़प नीति ने काम नहीं किया। 1857 के बाद के भारत में आजादी तक प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो सरवाइव करते रहे, उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया। लेकिन फिर भी जब ब्रिटिश भारत में आजादी की मुहिम चली, चाहे वो कांग्रेस के नेतृत्व में थी या जो तमाम जो राजनेता उस समय के थे उनके नेतृत्व में थी, उसकी लपटें राजस्थान में भी आई, ये इतिहास बिल्कुल आई। तो फिर से एक बड़ा सवाल है, अगर हम अधीन नहीं थे तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के आने का मतलब ही क्या था? दूसरा, मैं इस पॉइंट को इसीलिए आपके सामने रखना चाह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, पंडित नेहरू की बात करते हैं, पटेल साहब की बात करते हैं, और उनका जब जब राजस्थान से संपर्क की बात करते हैं, तो वो राजस्थान के लोगों को ये मोटिवेशन दिया करते थे कि तुम्हें भी आवश्यकता है आजाद होने की। इसीलिए राजस्थान में जैसे जयपुर के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन चला,
उस प्रजामंडल आंदोलन में राजस्थान के लोगों को यह एहसास दिलाया गया कि आपको दो लोगों से आजाद होना है। संपूर्ण भारत में आजादी अंग्रेजों से है, आप लोगों को दोहरे आजादी चाहिए, इसलिए आपका संघर्ष हमारे संघर्ष से थोड़ा अलग है। पहली आजादी आपको राज्य घराने से है। जो लोग पैतृक तरीके से, मतलब कि वारिस दर वारिस चले आ रहे हैं, आप पर राज कर रहे हैं, तमाम प्रकार के कर वसूलते हैं। अंग्रेजों के काल में भारत के, राजस्थान के बहुत से ऐसे प्रिंसली राज्य थे जिनमें कुछ इस तरह की कुप्रथाएं थी, जिन कुप्रथाओं का आज भी जब जिक्र होता है तो सिहर उठते हैं कि यार ये तो होना ही नहीं चाहिए था। मतलब इस तरह के कैसे कर हो सकते हैं कि आपकी बच्ची जवान हो गई है तो कर दीजिए, आप शादी करके आए हैं तो कर दीजिए। तमाम प्रकार के ऐसे कर, जिसमें बूंदी रियासत का नाम काफी मतलब गलत तरीके से लिया जाता है, आप चाहे तो साइलेंट कर सकते हैं इसे। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी तरह से हम स्वतंत्रता को लेकर के सवाल करते हैं, प्रजामंडल आंदोलन की बात करते हैं कि राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन असल में राजघरानों से प्लस अंग्रेजों से मुक्ति पाने का था। तीसरा, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी सक्रिय लोग थे, जब हम उनका जिक्र करते हैं तो आप एक ही बार में जब ये कहते हैं कि नहीं, राजस्थान उनके अधीन नहीं था, तो उनके सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। आप मुझे अब, चूंकि बहुत हो गई कई चीजों की, पहले तो मैं उसका उत्तर दूं कि राजपूताना इसलिए नहीं है शायद मराठाओं का वो, तो मैप को फिर देखिए, उस मैप में तो फिर गुजरात भी नहीं बचता है, सिंध भी नहीं बचता है, पंजाब भी नहीं बचता है, फिर ये भी नाम नहीं होता। चलो वो तो अब आगे, और उस मैप पे तो अपनी पिछली बहस में बात हो गई थी, इसलिए हम कि 61 में पानीपत में सूरजमल जी को आदेश देते वो कि चल भाई तू लड़, गिड़गिड़ाते क्यों, और सूरजमल सार्वभौम राजा, वो हम लास्ट टाइम वाली है ना। अब दूसरी बात आती है कि स्पेशल कोई फर्क नहीं था, स्पेशल फर्क था, ये जब आते थे तो अंग्रेजों का कोई सा भी अधिकारी ऐसा नहीं था जो इन्हें हिजाई नहीं बोलता, और जो ब्रिटिश भारत के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसके आगे अंग्रेज अधिकारी झुकता हो। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, जब भी कभी मीटिंग हुई कोई भी, चाहे वो इंग्लैंड में हुई या वहां हुई, दे ऑलवेज रानी के साथ राजाओं की तरह ही बैठते थे मीटिंग्स के अंदर, जिसमें सर प्रताप सिंह जी का फेमस है, उन्होंने ड्रेस कोड लगाया, ड्रेस कोड तो सब जगह लगा देते हैं मीटिंग में, तो वो कोट पैंट टाई पहन के नहीं गए, जोधपुरी कोट बन गया, जिसमें खाने का भी जिक्र आता है कि उन्होंने नींबू निचोड़ के पानी पी लिया। तीसरी बात, यदि वाकई अधीन ही थे, अंग्रेजों के अधीन ही थे, आपने केंद्र शासित प्रदेश की बात की, ये केंद्र शासित, मैंने आपके सामने वो तर्क रखे, केंद्र शासित प्रदेश वाले जो तर्क हैं, ये वर्तमान गवर्नमेंट के लिए हैं। नहीं सर, अंग्रेजों की गवर्नमेंट के टाइम पर अंग्रेजों के अधीन जो था उसे केंद्र शासित नहीं बोलते थे, अंग्रेज अधीन ही बोलते थे। 70% आज का भारत ब्रिटिश भारत की कॉपी है, उनके कानूनों की कॉपी है, उनकी राज व्यवस्था की कॉपी है। हमारा संविधान 1935 के अधिनियम का लगभग 2/3 प्रतिरूप रखता है। हमारी राज व्यवस्थाओं इसकी मना थोड़ी कर रहा हूं मैं, लेकिन ये राजपूताना में रखता था क्या? राजपूताना में 1956 तक क्या आपका ये 1935 लागू था? यहां तक कि 1950 वाला संविधान लागू था क्या? 1956 तक लागू नहीं था। 1935 का एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया था। 1935 तो क्यों नहीं हुआ? जब अंग्रेजों के अधीन ही था तो कर देते। तो स्वतंत्रता आंदोलन और जो प्रिवी काउंसिल बनती थी, मेरा आपके सामने जो सवाल है, नहीं, मेरा एक निवेदन और है, जो प्रिवी काउंसिल थी, जो 1935 से चुनाव हो रहे थे राजस्थान, इसमें भारत में, क्या प्रिंसली स्टेट उसमें चुनाव कराती थी? उनके यहाँ चुनाव होते थे क्या? प्रिंसली स्टेट्स में चुनाव ही हो जाते तो प्रजामंडल आंदोलन का महत्व। तो अब मैं प्रजामंडल पे आता हूं जी। प्रजामंडल जो है, प्रजामंडल का अंग्रेजों से कोई संबंध नहीं है। प्रजामंडल कांग्रेस द्वारा बहकाए गए वो लोग हैं कि आप अपने अपने राजाओं के प्रति बोलो, क्योंकि राजाओं ने एक छत्र एक बोर्ड लगा दिया था, डॉग्स एंड कांग्रेसीज आर नॉट अलाउड इन दी पैलेस। ठीक है। इस बात से चिढ़के उन्होंने इनकी जनता को भड़काया, और जनता को भड़काने वाले आदमी पहले ही आम चुनाव में जमानतें जब्त हो गई, ऐसे लोकप्रिय थे वो। जयनारायण व्यास को चुनाव में हराया गया। सागरमल गोपा का सबसे ज्यादा जिक्र आता है प्रजामंडल के उस परिणाम पर। प्रजामंडल में सिर्फ राजाओं से बार्गेनिंग की थी कि साहब हमको ये दो कि ये मत दो। अंग्रेजों का तो कोई लेने देना ही नहीं था प्रजामंडल के आंदोलनों का। यदि ये अंग्रेजों के अधीन होते तो कांग्रेस ही आंदोलन कर लेती है। प्रजामंडल क्यों आंदोलन कर रहे थे? कांग्रेस डायरेक्ट यहाँ अपनी इकाई बनाती और आंदोलन कर लेती, 1935 से चुनाव लड़ लेती यहाँ। ये पृथक थे। दूसरा क्या है कि जब ब्रिटिश भारत सौंप दिया भारतीयों को,
फिर ये इस बात की जरूरत कहां थी कि प्रिंसली स्टेट्स आर फ्री, इधर रहें उधर रहें या स्वतंत्र रहें, यदि ये मान तो लीजिए वो उसके अधीन ही 3 थी। जून में जो बाल्कनाइजेशन का प्लान था माउंटबेटन का, हम्म वो माउंटबेटन का प्लान ही भारत को तोड़ने के लिए प्रिंसली स्टेट्स को ये फील दिलाना कि आप स्वतंत्र हैं, आपके मन में जहां आए आप चले जाएं। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन करना, ये बिल्कुल वैसे ही था भारत को कमजोर करने का तरीका देना, ये बिल्कुल वैसे ही था ये कहना कि कल को भारत देश सरवाइव ही नहीं करेगा। नहीं वो सब प्रिंसली ठीक है, स्टेट्स लेकिन में प्रिंसली आप स्टेट केवल यदि इस बराबरी है आधार तो पर, अलग से क्यों नियम बना रहे हैं उनके लिए, देखिए आप उनके ऐसे, साथ दोस्ती संधि क्यों कर रहे हैं? आप केवल इस बात पर कि उनके साथ दोस्ती संधि क्यों कर रहे हैं, अगर आप बाकी सबकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं, कौन जैसे सी मेहनत? स्वतंत्रता संग्राम तो पर। स्वतंत्रता संग्राम का क्या मतलब प्रिंसली स्टेटों में, क्यों लड़े ही नहीं गए? प्रिंसली क्यों नहीं स्टेट ने लड़े तो, गए? प्रजामंडल आंदोलन को आप प्रजामंडल स्वतंत्र सिग्निफिकेंस, आंदोलन नहीं है, प्रजामंडल प्रजामंडल, स्वतंत्र आंदोलन नहीं है। प्रजामंडल ने किसी ने भी, प्रजामंडल, प्रजामंडल में राजा को वो कहा गया है राक्षस। क्या मतलब स्वतंत्रता आंदोलन से? राजा भारी बहुमत से चुनाव जीत रहा है जिसको राक्षस कहा गया है। सारे जनता की राज, भावना नहीं है प्रजामंडल। यदि ऐसा होता तो महाराज हनूत सिंह चुनाव हारते। महाराज हनूत सिंह का एक साधारण सा आदमी जयनारायण व्यास की जमानत जब्त करा देता है। प्रजामंडल आंदोलन फेक था और वो कांग्रेस द्वारा यहां प्रायोजित था कि तुम्हारे लोग भी मांग रहे हैं आजादी। वो राजाओं से आजादी मांग रहे थे, अंग्रेजों से नहीं मांग रहे थे। प्रजामंडल का एक भी व्यक्ति अंग्रेजों का पुतला फूक रहा हो, वो तो राजा को राक्षस कह रहे थे। वो तो जातीय दंगा था जो अब तक चला आ रहा है। यदि ऐसा होता तो राजा चुनाव में जब उतरे रामराज्य पार्टी बनाकर, तो पार्टी हार जाती। पार्टी जीत किस रही है? जनता दे रही थी ना वोट, तो ऊपर नेहरू जी थे। अगर ऐसा ही था हाँ, तो सारे राजा फाइनली सत्ता में क्यों नहीं रहे? मतलब चुनाव में सब क्यों नहीं उतरे? नहीं, तो राज्य में जो भी आप शासन देखते हैं, जिन हाँ जयनारायण व्यास की आप बात कर रहे हैं, हाँ, भविष्य में तो वो सभी लोग सत्ता के अंदर आ गए ना। अभी भी है। तो कौन? जयनारायण व्यास जी आ गए तो क्या राजा नहीं आ गए? मैं वही बोल रहा हूं, डिप्टी क्या सीएम तक बन गए। क्या सारे के सारे राजा आज सत्ता में हैं? सारे के सारे राजाओं को शौक था क्या चुनाव लड़ने का? जिनको था वो थे। शासन में तो थे। नहीं, चुनाव लड़ने का कुछ राजा ऐसे थे कि वो कहते यार चुनाव हम क्यों लड़े। आपको बता दूं कि 1947 में राजाओं को ये नहीं बोला गया था कि अब आप राजा नहीं है। यदि यदि ऐसा ही होता कि अंग्रेजों से आ ही गया तो राजाओं को मना कर देते कि कल से आप राजा नहीं है। क्यों 1972 तक जाना पड़ा? 1972 तक जाना पड़ा। 1972 तक राजा लड़े या राजा की तरफ से कोई लड़े, चुनाव जीत इस सकता पर था। हम एक और सेशन करेंगे कि कैसे राजस्थान के राजाओं को कब राजा से संभवतया हटे वो? बेवकूफ बनाया गया। मैं हाँ, ज्यादा सही ये कहूंगा क्योंकि कैसे? प्रीवी पर्स कैंसिल करके हाँ उनको एक भ्रम में रखा गया था। हाँ, क्योंकि आज का टाइटल हमारा इस बात पर है कि क्या राजस्थान में अंग्रेजों का शासन था। तो आपके तर्क के अनुसार दो तर्क जो मुझे अब तक आपके बहुत अच्छे एक लगे। तीसरा तर्क भी है ना कि वो मराठा भी आता, फिर इसमें गुजरात भी नहीं होता, वो नहीं हाँ, होता। तो मैं फिर तीसरा तर्क भी आपका डाल लेता हूं कि मराठा वाला तर्क। लेकिन जब मैं मेरी तरफ से आपके सामने पॉइंट रखता हूं तो वो ये है, पहला, चूंकि पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों ने, और मैंने मतलब पहले भी बोल दिया है, पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों ने जिस तरह से क्राउन के साथ में संबंध रखा हुआ था, अंग्रेजों ने दो तरह का भारत बनाया हुआ था। नंबर वन, भारत के राजस्थान के अंदर जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के प्रजामंडल आंदोलन चला, जिसमें आजादी के लिए संघर्ष किया गया था, राजशाही से आजादी और अंग्रेजों से आजादी, क्योंकि यह माना जाता था कि अंग्रेजों की शह में ही प्रजामंडल राजा, आंदोलन को फिर पढ़े। उन्होंने कहा हमारे प्रतिनिधि को आप राजा के पास रखिए, मैं बोलता राजा हूं, तो रहो लेकिन हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए। राजा से मुक्ति इसलिए क्योंकि राजा अंग्रेजों की शह पर ही जनता पर प्रताड़ना कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ये मुहिम नहीं, ये फैक्चुअली सही नहीं है। प्रजामंडल प्रजामंडल टोटली जातीय दंगा था, राजाओं के विरुद्ध, राजाओं की स्वीकार्यता, राजा को विष्णु का अवतार कहने की जो भारतीय संस्कृति थी। इसीलिए वर्तमान आरएसएस हिंदू महासभा के रूप में भयंकर रूप से प्रजामंडल आंदोलन के खिलाफ था और कांग्रेस के खिलाफ था, क्योंकि आचार्य करपात्री जी ये मानते थे कि भारत को धर्म नियंत्रित राजतंत्र होना चाहिए। आपने नाम सुना है आचार्य करपात्री जी का? उन्होंने ही रामराज परिषद बनाई थी। और यदि उस समय ईवीएम होती और ये इलेक्ट्रॉल निष्पक्ष होता तो जवाहरलाल नेहरू जी 1952 में चुनाव हार चुके थे। वो चुनाव नहीं जीते थे और कांग्रेस पूरे देश में ही चुनाव हार चुकी थी। और आचार्य करपात्री जी की पार्टी रामराज परिषद उसी समय चुनाव जीतकर, जो आप कह रहे थे ना, वो सत्ता में होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आचार्य करपात्री जी की भी हत्या हो गई, सदानंद जी की भी हत्या हो गई, और उसके बाद में मेयो कॉलेज से पढ़े हुए ये राजाओं में उतना योग्यता भी नहीं बची थी
जितनी कि पहले राजा महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज या पृथ्वीराज चौहान, ये अंग्रेजियत सीख गए थे, जनता से इनका कनेक्शन भी कट गया था। ऐसे कई कारण रहे हैं। पर आप ये बताइए कि यदि ये अंग्रेजों से अधीन ही थे तो इनकी जी हुजूरी क्यों करनी पड़ रही थी नई सरकार को कि राज प्रमुख आप ही रहेंगे, जिला प्रमुख आप ही रहेंगे, स्थानीय चुनाव ही नहीं होंगे। आपको तो साहब जो आपकी टोटल इनकम कितनी है, किसी ने कैलकुलेट करके अपना ऑडिट करके दिया कि 10 लाख, तो साहब आपको 11 लाख मिलेंगे। ऐसी क्या जरूरत थी? यदि उनके अधीन ही नहीं थे तो ये उनके ही अंडर में थे तो डायरेक्ट आ गए थे। इनको तो पेमेंट देकर खरीदा है। इस बात पर बहुत अच्छा मतलब कंटेंट जो बनकर हमारे सरदार पटेल साहब हैं उन्होंने बार्गेनिंग की है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, राजस्थान राज्य में राजाओं को भारत में मिलाने के लिए उनकी जो कमाई थी उससे ज्यादा का ऑफर देकर के मिलाया गया और महल उन्हीं को छोड़ दिए। हाँ, महल छोड़, घोड़े, हाथी, सोने, चांदी, खजाना, इवन प्रीवी पर्स जो नाम दिया गया था वो प्रीवी पर्स तो चलो हर महीने दिया जाएगा, हर साल दिया जाएगा, पर जो बड़ी चीज है जयपुर का पूरा खजाना जयपुर के ही राजा के पास छोड़ दिया गया। ये तो इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा हो जाना चाहिए। यदि ऐसा होता तो वो अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों की कोई भी चीज अंग्रेज लेके गए क्या? मेरे को बताओ। अंग्रेजों का गवर्नर जनरल हाउस बनाया उन्होंने, नाउ ही हमारा राष्ट्रपति भवन है, लेकिन क्या सिटी पैलेस भारत सरकार के अधीन है? क्या हवा महल भारत सरकार का है? क्या जो राजाओं के महल हैं, किले हैं, गढ़ हैं, हाथी थे, घोड़े थे, शस्त्र थे, हथियार थे, वो सब सरकार को मिल गए? नहीं मिले, क्योंकि अपर हैंड उन्हीं का था। मिले कि ना मिले, मिले कि ना मिले, ये स्वतंत्रता के चिन्ह है। हाँ, आपकी बातों में दो बातें आती हैं और वो दो बातें मुझे आपसे एक्चुअली इसलिए क्योंकि आप राम राज्य परिषद से संबंध रखते हैं, उसी आचार्य करपात्री जी की परंपरा से आता हूं, तो इसीलिए मुझे आपसे ना इस पूरे संवाद को लेकर अल्टीमेटली वहीं तक पहुंचना है कि कैसे राजाओं के साथ धोखा हुआ। ये अगला एपिसोड है वो, और उसमें हम उठाएंगे ही उसको वहां से। लेकिन हाँ, आज के विमर्श में हम जहां पहुंच पाए हैं, हमारी ऑडियंस हालांकि इसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ तो नहीं, दोनों मतों के साथ उपस्थित होगी। इतिहास में मत ही होता है, मत होता है और वो हाँ, और वो मत ये कि ये मत दोनों सरवाइव करते हैं। नंबर एक कि अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं को अपने समान माना था और अपने समान मान करके वही इज्जत और वही सब कुछ मनसा गलत हो सकती है उनकी, लेकिन सामने ये दिखाया उन्होंने। ठीक है, तो वो था, और जिसको ब्रिटिश भारत में प्रिंसली स्टेट्स के नाम से पुकारा जाता था कि अंग्रेज यहाँ पर शासन इस तरह से करते थे। वहीं दूसरी तरफ एक जिस बात को मैं बार बार उठाता रहा, क्योंकि जिस तरह के इतिहास को हम लोगों को पढ़ाया गया, उस इतिहास में ये बताया गया कि राजस्थान के अंदर राजाओं को हटाने के लिए और राजाओं का अंग्रेजों के साथ जो संबंध था उसको तोड़ने के लिए प्रजामंडल आंदोलन चलाए गए, और फिर बाद में सभी राजाओं को धीरे धीरे कन्विंस करके राजस्थान का एकीकरण हुआ और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जन्म हुआ। और उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के दम पर ही धीरे धीरे राजा भी चुनाव की प्रक्रिया में उतरे, और चुनाव की प्रक्रिया से आज, जैसा आपने जिक्र किया कि राजघराने से आज राजस्थान की डिप्टी सीएम आती हैं, तो निश्चित ही राजाओं ने भी पार्टिसिपेशन किया और बहुत सारे राजा आज राजनीति में हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा, यानी कि आने वाले समय में हम ये चर्चा जरूर करेंगे कि क्या वाकई में राजघरानों को राजनीति के नाम पर ब्लफ किया गया था, क्या राजघरानों के साथ कुछ धोखा हुआ था, प्रीवी पर्स नाम का क्या धोखा था, इंदिरा गांधी जी ने अंग्रेज राजाओं के साथ ऐसा क्या धोखा कर दिया था। मेयो कॉलेज का जो जिक्र किया उस पर भी हम आने वाले समय में जिक्र करेंगे। बाकी आप इस पूरी विमर्श में जो भी एक पॉइंट इसमें और रह गया है जी प्लीज, जो अपन अगले में कवर कर लेंगे। जमीन के मामले में क्या मामला था? जो खेती की जमीन थी ये किसके पास थी राजस्थान, और ये कब गई? ये अगले एपिसोड में आप रखिएगा। ये जमीन राजाओं के पास नहीं, ये जागीरदारों के पास थी, और ये 1950 में भी नहीं गई, 51 में भी नहीं गई। ये विनोबा भावे जी, सरदार पटेल की रिक्वेस्ट के बाद भूदान आंदोलन, इसका मतलब वो स्वतंत्र थे तभी तो उनकी थी, स्वतंत्र ना होते तो अगले दिन से चली जाती। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब इस पर और भी मैं तो चाहूंगा कि एक ऐसा मंच सजाया जाए जिसमें मतलब ऐसे इतिहासकारों को भी हम शामिल करें जो प्रजामंडल आंदोलन का अनुभव हमसे साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी आपका और मेरा, क्योंकि मैं डिफेंस लॉयर प्रतीत होता हूं, मेरा केवल अच्छी बात है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मैं चूंकि आचार्य करपात्री जी की परंपरा से हूं, मैं चाहता हूं, और आचार्य करपात्री जी की परंपरा ही सही मायने में सत्य सनातन धर्म की परंपरा है, और उसमें प्रजामंडल को सही माना ही नहीं गया, कांग्रेस की वो मानी गई। ये आपका पक्ष है, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि चूंकि प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित अगर हमारे पास कोई पैनलिस्ट होंगे तो ये विमर्श लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट दे करके आएगा। आप सभी ने इतना समय दिया सुनने के लिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।